Welcome to Basic Mining by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 84. यहाँ पर हम लोग श्रिंकेज टोपिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर से ये बात दोहरा दूं कि मैंने जो भी नेट से इंफॉर्मेशन ली है उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूं, ग्रेटफुल हूं और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये जो मेथड है ये एक क्लासिक मेथड है, बहुत ही पुरानी मेथड है और जब ये लॉन्ग होल ड्रिलिंग की सारी मशीनें नहीं आई थी या मिनरल को हैंडल करने की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आई थी तब ये मेथड बहुत पॉपुलर थी और कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता था। हालांकि छोटी माइंस में ये मेथड अभी भी यूज होती है। ये जनरली जो यूनिफॉर्म ग्रेड की ओर बॉडी होती है और जो थिन ओर बॉडी होती है ये वैसे 4-5 मीटर तक 6 मीटर तक तो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, लेकिन 10 मीटर की थिकनेस में भी इससे काम लिया जाता है। हालांकि उसमें कुछ डेवलपमेंट बढ़ जाता है नीचे के लेवल का। तो ये है कि इसमें डिप का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ब्रोकन ओर है उससे डिप ज़्यादा होना आवश्यक है। ओर बॉडी टेबुलर हो चाहे लेंटिकुलर हो, लेकिन रेगुलर अगर बाउंड्रीज है उसकी तो अच्छा है। ओर बॉडी को स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पैन राइट फ्रॉम हैंगवॉल टू फुटवॉल ये एक्सपोज्ड होता है जिसके नीचे वर्कर्स काम करते हैं। तो इतनी ताकत उसमें होनी चाहिए कि वो उसको स्टैंड कर ले। ये शॉर्ट होल माइनिंग है जिसमें जैकहैमर के होल इस्तेमाल होते हैं। किसी किस्म का मैकेनाइजेशन स्टोप के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार अगर ओर जोन के बीच में अगर कोई बड़ा टुकड़ा आ जाए, बैरन या बड़ा पॉकेट आ जाए, तो उसको निगोशिएट करना मुश्किल है। हाँ, वॉल टू वॉल चिपका हुआ अगर कोई बीच में बैरन पीस आता है तो उसे जरूर हम छोड़ सकते हैं, उस मामले में ये थोड़ी सिलेक्टिव है। लेकिन अगर बीच में ही कोई आ जाए चारों तरफ जिसके ओर है तो उसे हमें लेना पड़ता है, ब्लास्टिंग करनी होती है और वो डाइल्यूशन को बढ़ावा देता है, डाइल्यूशन हो जाता है। वैसे डाइल्यूशन यहाँ वॉल रॉक से ही हो सकता है, यही एक थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता है या मॉडरेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, बहुत मशीनें नहीं लगती है, बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज नहीं लगता है इसको। लेकिन वर्किंग कंडीशंस थोड़ी सी डेंजरस होती है क्योंकि रफ वर्किंग ग्राउंड होता है। जो ब्रोकन ओर होता है उसी के ऊपर लोग खड़े होकर के ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, तो वो एक अनस्टेबल सा ग्राउंड रहता है। उसके बाद में जो बैक यानी कि रूफ जो होती है स्टोव की वो हमेशा एक्सपोज्ड होती है, तो उसका प्रॉपर ड्रेस करना और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करना जरूरी है, वरना रूफ फॉल का खतरा होता है। ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, स्लो है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए हाई ग्रेड की जो ओर बॉडीज होती है वहां पर ये ज्यादा मुनासिब है। देखिए, डिपॉजिट जो होता है हमारा वो एज यूजुअल हमेशा जैसा मेटल माइन का तरीका होता है काम करने का, उसको ऐसे लेवल्स में बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इस प्रकार की ये डिफरेंट लेवल्स आर देयर। और ये लेवल जो है यहाँ पर दो लेवल के बीच में, मान लीजिए ये एक ऊपर की लेवल है और ये सेकंड लेवल है, तो इनके बीच में 30 से लेकर 70 मीटर तक का फासला हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल कंडीशंस, जिसमें रॉक मैकेनिक्स कंडीशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और उसके बाद में इस प्रकार के सॉलिड पिलर्स, अब ये सॉलिड है, यहाँ बीच में एक रेज दिखाई है इसलिए उसको मत समझ लेना कि यहाँ गैप है, ये पूरा सॉलिड पिलर है जो हैंगवॉल से फुटवॉल तक ये पिलर है। ये पिलर छोड़ा जाता है दो स्टोप्स के बीच में। तो वर्टिकली हम इसको इन पिलर्स से और हॉरिजॉन्टली हम इसको इस प्रकार से
लेवल्स में बांट सकते हैं। तो इसकी आप देखिए ये सारे स्टोव ब्लॉक्स है, ये सारे स्टोव ब्लॉक्स है, और यहाँ पर हर स्टोव के ऊपर ये ग्रीन वाला क्राउन पिलर छोड़ दिया जाएगा, ये क्राउन पिलर छोड़ दिया जाएगा। ये पिलर इसलिए छोड़ते हैं कि मान लीजिए जैसे ये पिलर है तो इसके ऊपर की ये जो लेवल है यहाँ पे इंटैक्ट काम चलता रहे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह होता रहे, वरना इसको भी खोल देंगे तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। उसी प्रकार कभी कभी किसी वर्किंग में जहां पर विथ प्रिपरेटरी लेवल वर्किंग होता है श्रिंकेज का, वहां ऐसा एक सिल पिलर भी छोड़ते हैं, यानी जो नीचे की लेवल है और ये ऊपर की लेवल है, तो उसमें नीचे की लेवल में यहां पर इस नीचे की लेवल के ऊपर इस जगह पे ये सिल पिलर छोड़ा गया है। मैंने इसका एक सेक्शन ये पूरा ऐसा दिखाया है कि कैसे ये पूरा ये ओर बॉडी का ऐसा सेक्शन ऐसा आ रहा है। यहाँ पर मैंने पिक्टोरियली ये ऊपर की लेवल दिखाई, ये नीचे की लेवल दिखाई, यहाँ क्राउन पिलर दिखाया, यहाँ सेल पिलर दिखाया। अब इसके बीच में और ये लेवल आएगी, जैसे यहाँ पे एक लेवल आएगी, यहाँ पे एक लेवल आएगी, तो ये एक अंडरस्टूड है, यहाँ सेल पिलर आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है कि ये हमारी ओर बॉडी है। ओर बॉडी ये 4-5-6 मीटर चौड़ी है, यानी कि थिक है, और ये ओर बॉडी ऑलमोस्ट वर्टिकल या 70-80 डिग्री के स्लोप में है। इतना स्लोप होना चाहिए कि ब्रोकन ओर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। और उसके बाद में ये जो पिलर है, क्राउन पिलर है, 6 मीटर भी मोटा हो सकता है, 8 मीटर भी मोटा हो सकता है। ये रिप पिलर्स जो है 8 मीटर भी चौड़े हो सकते हैं और 10 मीटर भी चौड़े हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, रॉक मैकेनिक स्टडी से हम इसको मालूम करेंगे। एट रैंडम हम इसको पहले के जमाने में छोड़ देते थे, लेकिन अब ये ज्यादा अच्छा है कि भाई हम रॉक मैकेनिक स्टडी करें और लेवल इंटरवल डिसाइड करें, स्टोव ब्लॉक की लेंथ क्या होगी वो भी डिसाइड करें। ताकि देखिए कई बार सल्फाइड मिनरल होते हैं तो ज्यादा लेवल इंटरवल रखेंगे तो हमारा मिनरल ज्यादा समय के लिए ब्लॉक रहता है इस स्टोव के अंदर, तो वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सल्फाइड मिनरल जो होते हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो वो खराब कर देते हैं और स्मेल्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी होती है। बहरहाल ये एक मैंने इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाया है। ये अपर लेवल है, ये नीचे की जो है ये लोअर लेवल है। अब ये थोड़ा अलग है मामला यहाँ पर, क्योंकि ओर ड्रॉवल सिस्टम जो है ये थोड़ा सा फर्क दिखाया गया है। ये स्क्रैम ड्रिफ्ट इन्होंने दिखाया है, या एक अलग सिस्टम है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, विथ प्रिपरेटरी लेवल कैसा होता है और विदाउट प्रिपरेटरी लेवल कैसा होता है। लेकिन मामला यही है कि ये देखिए ये रिप पिलर है ये वाला, और ये रिप पिलर है, और इस रिप पिलर दोनों जो ओर है, दोनों छोर है स्टोव के, ये स्टोव की लेंथ है, यहां पर ये बीच में इस रिप पिलर के अंदर रेज लगी है, ये रेज है। तो रिप पिलर तो ये पूरा यहां से समझ लीजिए यहां तक इतना है। रिप पिलर मान लीजिए 10 मीटर चौड़ा है, तो ये रेज खाली 2 मीटर की है। इस रेज में आप देखिए कि इस प्रकार के इंसेट्स बने होते हैं, इस प्रकार से, जिसको पिलर ड्राइव भी कहते हैं, बिकॉज इट इज इन द पिलर। ये पोर्शन खाया नहीं जाएगा क्योंकि ये पिलर का पोर्शन है, बिल्कुल यहां तक ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। ये सिर्फ 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक रास्ता होता है जिसमें से आदमी स्टोव के अंदर घुस जाए। अब यहां क्या होता है कि नीचे से ओर ड्रॉल की कोई सिस्टम बनाते हैं, अलग अलग सिस्टम है, दोनों सिस्टम को मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो ये क्या है कि जब ओर ब्लास्टिंग करते हैं तो ये ओर इस प्रकार से इसके अंदर जमा होता है। अब यहां देखिए ये हॉरिजॉन्टल ब्रेस्ट ड्रिलिंग दिखाया, हॉरिजॉन्टल होल लगाए जा रहे हैं। यहां पर आप देखिए वर्टिकल होल लगाए जा रहे हैं। ये जो प्रोफाइल है इसका, ये प्रोफाइल कुछ ऐसा है फेस का, उसी प्रकार से थोड़ा सा मक्का प्रोफाइल भी रखते हैं, ताकि यहां से हमको ड्रिलिंग करने के लिए अच्छे से जगह मिले। और ये जो ड्रिल्ड होल है, इनको जब हम चार्ज करके ब्लास्ट करेंगे तो उस ब्लास्ट को प्रॉपर फ्री फेस मिले, ताकि इस प्रकार से ये नीचे फ्री फेस रहे, सामने भी फ्री फेस रहे। अब यहां होल देखिए ये स्टॉपर से लगाए जा रहे हैं। ये होल लगाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ज्यादा लंबे होल नहीं लग सकते स्टॉपर से। ये होल 3 मीटर तक लग सकते हैं, लेकिन इसको लगाना थोड़ा सा ऑर्डियस तो है।
तो इस प्रकार से ये जैसे इसको यहाँ ब्लास्ट कर दिया, मान लीजिए ये ब्लास्ट कर दिया आपने, तो यहाँ पर ये मिनरल जमा हो जाएगा और ये ब्लास्टेड मग जो है ये करीब करीब इतना मोटा हो जाता है कि फिर यहाँ जगह ही नहीं बचती। तो होता है कि हम ये वाले जो ड्रॉ पॉइंट्स है यहाँ से मिनरल को निकालेंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो ये लेवल, ये जो मग की ऐसी लेवल होने वाली है, ऐसी ऊपर होने वाली है, वो नीचे श्रिंक हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए स्वेल होता है, जब भी सॉलिड कोई ओर को ब्लास्ट करते हैं तो वो स्वेल होता है, वो फूल जाता है, उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस पैदा हो जाती है क्योंकि वो फ्रेगमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका टूटने के बाद में फिर हम कुछ मटेरियल, करीबन 40% मटेरियल नीचे से निकालते हैं ताकि फिर से जगह बन जाए। अब ये फेस ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आके यूं हो जाएगा, फिर हमारी मशीनें यहाँ लाएंगे और यहाँ से ऐसा करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो रेज है, ये दोनों तरफ रेज है, ये रेज के अंदर नीचे से फ्रेश एयर जाएगी और इसको यहाँ पे कोई लिड लगा देंगे ताकि फ्रेश एयर ऐसी जाके सीधा शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। और ये हवा जो है फ्रेश एयर ऐसी जाएगी और ये फ्रेश एयर इस प्रकार से, ये जो इंसेट्स बने हुए हैं रेस के अंदर, जो ये पिलर ड्राइव्स बने, इसके अंदर से फ्रेश एयर इस प्रकार से स्टोव में घुसेगी। लोग बाग भी इसी रेस के अंदर से घुसते हैं। इन रेजेस के अंदर लैडर लगी हुई होती है, तो ये इस प्रकार से घुसेंगे इसके अंदर, यह काम करेंगे। हवा भी ऐसी दाखिल होगी, इस स्टोव को वेंटिलेट करेगी, फ्रेश एयर यहाँ से आएगी और ये सारी पॉल्यूटेड एयर, मान लीजिए डस्ट से भरी हुई या जैसी भी, वो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। अब जैसे जैसे मान लीजिए ये स्टोव ऊपर जाएगा तो हम कोशिश करेंगे, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये वाला मान लीजिए बंद हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का ये खुल जाएगा, तो यहाँ से हवा आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। फिर ये मान लीजिए बंद हो जाता है तो इसका प्रोफाइल थोड़ा ऐसा कर लेंगे और इस प्रकार से फिर यहाँ से लोग दाखिल होंगे और ये प्रोसेस चलेगा यहाँ तक। ये माइनिंग यहाँ तक होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये माइनिंग होने वाली है। बस ये पिलर के पोर्शन को नहीं खाया जाएगा क्योंकि ये रिब पिलर है दो स्टोव के बीच का। उसी प्रकार ये क्राउन पिलर भी नहीं खाया जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत ये ऊपर के लेवल को सपोर्ट करने के लिए। तो इन प्रिंसिपल बस ऐसा ही है कि ब्रोकन ओर के ऊपर लोग खड़े होकर के काम करते हैं। और ये ब्रोकन ओर कहाँ है? जाहिर है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो ये ब्रोकन ओर दो वॉल के बीच में है, तो ये जो हैंगवॉल फुटवॉल है उन दोनों को ये ब्रोकन ओर सपोर्ट कर रहा है। तो हैंगवॉल फुटवॉल का समझ लीजिए बस इतना सा पोर्शन एक्सपोज्ड है, तो उसमें से स्पेलिंग या उसमें से डाइल्यूशन होने की संभावना काफी कम रहती है। तो ये इस प्रकार से ये वर्किंग है। ये देखिए ये एक स्टोव ब्लॉक है, ये ऊपर की लेवल है, ये नीचे की लेवल है और ये समझ लीजिए ये एक पिलर है इस स्टोव ब्लॉक के इस तरफ राइट साइड में, उसी प्रकार लेफ्ट साइड में एक पिलर है और ये जो वर्टिकल पिलर्स है ये रिब पिलर कहलाते हैं। इसके इस तरफ भी स्टोव है और इस तरफ भी स्टोव है। तो स्टोव ब्लॉक समझ लीजिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रिब पिलर्स है। इन रिब पिलर्स के अंदर ये ऐसी रेजेस होती है, इन रेजेस में ये ऐसे पिलर ड्राइव्स या इनसेट्स रहते हैं दाखिल होने के लिए स्टोव के अंदर। तो ये पिलर ये पूरा करीबन 10 मीटर चौड़ा मान लीजिए पिलर है, पूरा सॉलिड रहता है हैंगवॉल टू फुटवॉल। इसमें जो रेज होती है सिर्फ 2 मीटर बाय 2 मीटर की होती है और ये जो जाने का रास्ता है वो भी इससे बड़ा नहीं होता है, 2 मीटर बाय 2 मीटर का ही होता है, ताकि ये आप इससे दाखिल हो सके स्टोव के अंदर। तो इस रिब पिलर को समझ लीजिए कि ये सॉलिड पिलर है, इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा सुराख बना हुआ है और ये नीचे की लेवल है और ऊपर की लेवल है। ये रेजेस में मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर लैडर वेज होते हैं, ये रिब पिलर में बनती है और इसके अंदर एंट्रीज बनाई जाती है, लैटरल एंट्रीज टू एंटर इनटू द स्टोव, जिन्हें पिलर ड्राइव भी कहते हैं। स्टोव प्रिपरेशन कैसा होगा, यानी कि स्टोव के अंदर जो हमको स्लाइसेस लेना है हॉरिजॉन्टल या ऊपर ऊपर आगे बढ़ना है,
वो किस तरीके से करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मेथड विथ प्रिपरेटरी लेवल मेथड है या विदाउट प्रिपरेटरी लेवल मेथड है। और दोनों मेथड को मैं अगले वाले उसके अंदर डिस्कस करूंगा, अगले लेक्चर के अंदर। इन प्रिंसिपल यही है कि जो ओवर बॉडी है उसको स्टोव के बॉटम में एक अंडरकट दिया जाता है टू मेक अ फ्री फेस, एक वॉल से वॉल यानी हैंग वॉल से फुटवॉल तक, और नीचे पूरा फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर। और फिर उसमें से जो मटेरियल ब्लास्ट होता है उसमें से 40% मटेरियल निकाल जाता है और बाकी मटेरियल के ऊपर खड़े होकर के फिर वो हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में लेते जाते हैं। तो एक प्रकार का ओवरहैंड स्टूपिंग है। जो हैंगवॉल टू फुटवॉल ये कट रहते हैं और ये बैक में यानी कि छत में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जाती है इसकी, और ओर को स्लाइसेस में ब्रेक किया जाता है। ब्रेस्ट होल भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि वो होल थोड़े लंबे होते हैं 2.5 से 3 मीटर लंबे, और अगर आप अपवर्ड होल लगाते हैं स्टोपर से तो करीबन 2 से 2.5 मीटर लंबे वो होल होते हैं। और स्वेल होता है आफ्टर ब्लास्टिंग 30-40%, तो जितनी स्वेलिंग होता है उतना निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में उसी ओर के ऊपर, ब्रोकन ओर के ऊपर चढ़ करके काम किया जाता है। अब 15-20 होल 25 होल डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फेसेस, कई बार 2-3 फेसेस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो स्पेसिंग, बर्डन और कितने होल लगेंगे ये सारा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के ऊपर, वहाँ की कैसी स्थिति है, वो रॉक टाइप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रॉडर फैक्टर जो है इसके अंदर 4 से 5 टन पर केजी मिल जाता है, क्योंकि ये कोई सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं है, यहाँ पर आपको कट मिल रहा है, फ्री फेस मिल रही है। हर ब्लास्ट के बाद में नीचे से मटेरियल को निकाला जाता है उन्हीं शूट्स में से या उन्हीं ड्रॉ पॉइंट में से जिसके ऊपर ब्लास्टिंग हुई है। वो याद रखना होता है कि किस जगह पे ब्लास्टिंग हुई है, तो उन्हीं शूट में से, ताकि उसी के नीचे का मटेरियल निकल जाए और फिर हम ऊपर जा करके उसके वहां पे काम कर सकें। अब ये देखिए, ये भी एक तस्वीर दिखाई गई है। अब आप ये देखिए पिलर दिख रहा है, ये पिलर क्या है? ये हो सकता है कुछ ऐसी बैरन रॉक है जो पूरी हैंगवॉल से लेके फुटवॉल तक है। अब चूंकि ये हैंगवॉल में भी चिपकी हुई है और फुटवॉल में भी चिपकी हुई है, इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ सकते हैं। और भले ही हमने इसको चारों तरफ से काट दिया है, ये नीचे नहीं गिरेगी, बिकॉज हैंगवॉल और फुटवॉल ने इसको थाम के रखा है। लेकिन अगर बीच में, हैंगवॉल और फुटवॉल के बीच में और बॉडी के अंदर कोई अगर पैच आ जाता है तो उसको हमें निकालना पड़ता है और वो डाइल्यूशन कॉज करता है। अब आप देखिए कि ये देखिए, ये पिलर, ये जो ग्रे रंग का दिख रहा है, ये पूरा ये वाला पिलर है। अब इसके अंदर ये ऐसे इंसेट बनाते हैं, ऐसे इंसेट यहाँ भी रहे होंगे, ऐसे इंसेट यहाँ भी रहे होंगे, यहाँ भी रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि ये ब्लास्टिंग हो गई तो ये पूरे भर गए। अभी ये इंसेट इसका काम कर रहा है और ये ऊपर की लेवल है तो ये क्राउन है। और इस प्रकार से इन लोग, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएशन कर दिया, यहाँ एक रेज दिखा दी। ऐसी रेज बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं, बना सकते आप, एक आधी विंस बना सकते, रेज बना सकते, लेकिन ये सारा डेवलपमेंट बड़ा कॉस्टली होता है, तो इसे लोग अवॉइड करते हैं। जनरली रेज, मैंने जहाँ पे काम किया था और मैंने देखा था मुचिया माइंस में 4th लेवल के ऊपर ये श्रिंकेज स्टोपिंग होता था, तो वहां पर ऐसी कोई रेज वगैरह नहीं बनाई जाती थी। बस ये 2 रेजेस रहते थे जो आपके स्टोप के दोनों तरफ जो रिप पिलर्स है उसके अंदर, और ये क्राउन पिलर तो देना ही होता है क्योंकि ऊपर की लेवल को भी सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो कुछ एक अलग उन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि भाई यहाँ एक सब लेवल बना दी और यहाँ पे उन्होंने ब्लास्ट होल्स लगा दिए, जैसे रिंग ड्रिलिंग होती है उस टाइप के होल लगा दिए इन्होंने, लॉन्ग होल्स लगा दिए। तरीका तो ठीक है, कर सकते हो आप यहाँ पर, अगर कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तब की बात है जब मशीनें आ गई है, मशीनें आने के बाद ये सब काम हो सकता है। लेकिन जो पुरानी मेथड्स है जिसमें ये लॉन्ग होल्स की ड्रिलिंग की सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पर यही तरीका था। बाकी श्रिंकेज की प्रैक्टिस करके ये ऐसे ब्लास्ट होल भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जो ओर है, ये आपने देखा कि ब्लास्टेड ओर है, ये अपने आप नीचे आएगा ग्रेविटी से, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज इसका जितना है उससे ज़्यादा स्लोप है।
और इसके बाद में ये जैसा श्रिंक होता है, जैसा ब्रोकन ओर जो है ये नीचे घुस जाता है, जैसे नीचे से अगर हमने मिनरल निकाल दिया ड्रॉ पॉइंट से तो पूरा स्टोप श्रिंक होता है, तो सिकुड़ जाता है एक प्रकार, इसीलिए इसका नाम श्रिंकेज टोपिक है। और जब हम उसकी नेक्स्ट ब्लास्ट लेते हैं तो चूंकि ब्लास्टेड मटेरियल नीचे घुसा हुआ है तो वहां पे बहुत ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, रफ प्लेटफॉर्म होता है, तो एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बनाना होता है, तो बहुत लेबर इंटेंसिव ये काम है। और प्रोफाइल ऑफ ब्लास्टेड ओर और प्रोफाइल ऑफ बैक जो है, यानी कि छत जो है उसको इस ढंग से रखा जाता है कि हमको फ्री फेस भी उपलब्ध हो जाए और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग भी सुविधापूर्वक हो जाए। और ये जो ब्रोकन ओर स्टोप के अंदर रहता है ये एक किस्म का टेम्पररी सपोर्ट ऑफर करता है आपके हैंगिंग वॉल और फुट वॉल को। तो इसमें यह है कि इवन सब लेवल स्टोपिंग में भी ये सुविधा नहीं है कि आप टेम्पररी सपोर्ट हैंग वॉल फुट वॉल को दे सके, तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज इस मेथड का जरूर है, भले ही ये बहुत स्लो मेथड है। ये मेथड सल्फाइड ओर के लिए मैंने जैसे बताया मुनासिब नहीं है, क्योंकि सल्फाइड ओर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। और दूसरी बात यह है कि आपका 60 से 70% ओर जो है ये स्टोप के अंदर कैद रहता है आखिरी तक, जब तक आप क्राउन पिलर तक नहीं पहुंच जाए, और वो बाद में ही आप निकाल सकते। तो एक प्रकार से आपका 60 से 70% कैपिटल जो है वो वहां लॉक होता है, और इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल जो है आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आना है समय पे वो इस नहीं आ पाता है। और वेंटिलेशन जैसे मैंने बताया, आपको तस्वीर से ही बताया कि एक रिब पिलर के अंदर जो रेस है उसमें से घुसती है हवा और स्टोव को वेंटिलेट करते हुए दूसरे रेस से निकल जाती है। इसमें यह है कि भाई कई बार अगर ग्राउंड उतना सिक्योर नहीं है तो स्टोव के अंदर, या कई बार ये हो सकता है कि बैक को भी आपको रॉक बोल्ट से या वुडन सपोर्ट से टेम्परेरीली उसको सिक्योर करना पड़े। आखिर में स्टोव को एम्प्टी कर दिया जाता है, जनरली इसको खुला ही छोड़ दिया जाता है। और अगर आपका प्रोग्राम पिलर्स को भी विन करने का है या कोई ग्राउंड कंडीशंस उसको सुटेबल नहीं है तो हो सकता है कि बैकफिलिंग भी इसकी किसी ढंग से करनी पड़े। कॉपर, लेड, जिंक, आयरन, निकल, सिल्वर और गोल्ड ऐसे कई मिनरल्स इस मेथड से निकाले जा चुके हैं। लेड और जिंक की माइन जो मैंने बताया आपको मोचिया में ये मेथड थी, नाउ इट इज नो मोर रेलेवेंट। फ्रेगमेंटेशन बहुत आवश्यक है अच्छे से होना, पर्टिकुलरली जहां विथ प्रिपरेटरी लेवल वर्किंग होती है और शूट्स में से, यानी कि नीचे के एक गेट सा होता है उसमें से जब मिनरल निकाला जाता है तो, वरना वो गेट चोक हो सकता है। उसी प्रकार क्ले का होना इसके अंदर मुनासिब नहीं है। अगर क्ले रहेगा और पानी वानी आया तो ये क्ले भी उस शूट के गेट को जाम कर देता है। हालांकि जहां ड्रॉ पॉइंट से आप मिनरल निकालते हो तो वहां तो मशीनें लगती है, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने के लिए, और ड्रॉ पॉइंट के मुहाने जो होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, तो कोई छोटे मोटे बोल्डर भी आ जाए तो नीचे की लेवल में भी आप उसको प्लास्टर शूटिंग से रिड्यूस कर सकते हो। रिकवरी इसके अंदर अच्छी है, 80-85% रिकवरी हो जाती है। तो इस प्रकार ये मेथड बहुत उपयोगी है, पर्टिकुलरली स्मॉल माइंस के लिए, और मैं यहाँ पर इसको विराम दे रहा हूँ। हम अगली क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 85 में, विथ प्रिपरेटरी लेवल और विदाउट प्रिपरेटरी लेवल इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।